नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CTET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का देखिए जियोग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए यह चैप्टर जो है आप लोगों के CTET के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए हम लोग जो है इससे पहले क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पूरा पढ़ चुके हैं और हम लोग अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। यदि आप लोग जो है नहीं पढ़े हैं पीछे वाले सभी वीडियो और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्लास 6 का जियोग्राफी का दूसरा चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर का नाम है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। याद रखिएगा, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। देखिए CTET में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा इस लाइन को। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर ग्लोब दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए यह अक्षांश है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ग्लोब जो है विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ ग्लोब तो बहुत बड़े होते हैं और कुछ ग्लोब का आकार छोटा होता है, जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, तो याद रखिएगा ग्लोब जो होते हैं वह स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। याद रखिएगा ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, NCERT का एक लाइन CTET के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इन लाइनों को ध्यान से देखिए, क्योंकि कथन निष्कर्ष में यहीं से प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। तो याद रखिएगा ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। तो किस दिशा में घुमाया जा सकता है? पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि वह कौन सी काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहा जाता है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए उसे जो है विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो याद रखिएगा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव आपको दिखाई दे रहा होगा,
तो यहाँ पर देखिए 80 डिग्री उत्तरी, 60 डिग्री, 40 डिग्री, ये देखिए विषुवत वृत्त है। तो आप लोग इसको अक्षांश को देख सकते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 ही अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार 90 अंश जो है उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यह देखिए एक इंपॉर्टेंट करके लिखा वाक्य से हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा है, क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं का उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। देखिए इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिणी यानी देखिए उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उ यानी कि उत्तरी, द यानी कि दक्षिणी। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी जो दक्षिण अफ्रीका में है ब्राजील में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए लिखा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिखा है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। याद रखिएगा, इसको एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता है। तो इस आप चित्र को देखिए, लिखा है कि महत्वपूर्ण अक्षांश एवं कटिबंध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला जो है यह देखिए दक्षिणी ध्रुव है। देखिए यहाँ देखिए 66 से 1/2 उत्तरी डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ देखिए 66 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। फिर यहाँ पर देखिए 23 से 1/2 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर देखिए 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, ये देखिए दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ये देखिए कर्क रेखा है, तो यहाँ पर देखिए मकर रेखा है, यहाँ पर देखिए यह विषुवत वृत्त है 0 डिग्री। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये हैं, देखिए पहला देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, तीसरा देखिए विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य एक वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यही प्रश्न जो है सीटेट जनवरी वाले में पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ यहीं से पूछा गया है। तो इसलिए देखिए एक एक लाइनों को ध्यान से देखिए, सीटेट वाले कहाँ से प्रश्न बना लें, तो इसलिए आप लोग इसको एक एक लाइनों को ध्यान से देखिए। देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर जो है सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, इसे भी याद रखिएगा। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। याद रखिएगा, इसलिए इन्हें जो है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है।
उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। इस पूरे लाइन को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि देशांतर क्या है। तो चलिए देखते हैं देशांतर क्या। देखिए, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। देखिए, इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और देखिए, पूछा भी गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप जो है एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्वी तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। याद रखिएगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग एक ग्रिड का आप लोग को चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए 0 डिग्री यहाँ पर देख सकते हैं, यह प्रमुख यामोत्तर है। देखिए यह 60 डिग्री पूर्व में है, तो देखिए 60 डिग्री पश्चिम में है। देखिए 30 डिग्री पूर्व में है, तो यह 30 डिग्री पश्चिम में है, जो है ये देखिए विषुवत वृत्त है। तो आप लोग देख सकते हैं, ऊपर देखिए उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस चित्र को। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए यह करके सीखने वाला दिया है। अब लोग आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस मैप को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं कि देशांतर और समय। देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। याद रखिएगा, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, याद रखिएगा, जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा।
देखिए समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। देखिए अब आगे जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना है, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। देखिए 15 चौक 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब यहाँ लोग देखते हैं, लिखा है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। देखिए अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। याद रखिएगा, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह भारत का मानक यामोत्तर है जो है 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ है। आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए लिखा है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। देखिए एग्जाम में पूछा है कि यदि लंदन में जो है 2 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा, देखिए 7:30 बजे बजेगा, तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है। देखिए भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे। याद रखिएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे ग्रीनविच टाइम से। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। याद रखिएगा रूस में जो है 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो देखिए दोस्तों यह चैप्टर खत्म हो चुका है। इससे आप लोग बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर देकर हमें बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अध्याय 3 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।